वेलकम बैक। ओके, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स। ठीक है ना, हम बेसिक में पूरा समझेंगे मैट्रिक्स क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, कैसे मैट्रिक्स को सॉल्व किया जाता है, इसका ना इसका क्या रूल्स होते हैं, सब हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स को आप सिंपल समझ सकते हो, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अरेंजमेंट किसका होगा? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। जो जिनका भी हम अरेंजमेंट करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलेंगे, जिसको हम स्केलर्स भी नाम दिया जाता है। इनको हम स्केलर्स के नाम पे भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, कॉल करते हैं। हम एलिमेंट्स को ही हम स्केलर बोलते हैं और स्केलर को ही हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं मैट्रिक्स की लैंग्वेज में। एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स और स्केलर्स, इनको अरेंज करना होता है। कैसे अरेंज करेंगे? तो इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, मैं इसलिए कैपिटल लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। रो एंड कॉलम के फॉर्म में लिखना होता है, रोज एंड कॉलम्स। ओके, रो क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। रोज जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। रोज क्या होते हैं? रो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी तो ये सिर्फ डेफिनेशन टाइप का है, अपना इंट्रोडक्शन टाइप का हो रहा है। तो रोज क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं वो क्या होते हैं? वर्टिकल लाइंस होते हैं। अभी हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा क्या हॉरिजॉन्टल क्या वर्टिकल, तो मैं इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, समझ में आ जाएगा। ये क्या होता है? वर्टिकल लाइन्स होता है। ठीक है ना। सपोज एक मैट्रिक्स अपन ले लेते हैं, तो मैट्रिक्स में मैंने क्या बोला? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के फॉर्म में लिखना होता है। तो मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हो जाएंगी आपके से, और ये क्या हो जाएंगी? वर्टिकल लाइंस हो जाएंगी। इस टाइप से क्या हो जाएंगी? वर्टिकल लाइंस हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इस टाइप का जो अरेंजमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है ना। बट इस टाइप के मैट्रिक्स आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, तो इस टाइप को अपन यूज नहीं करना। जो बुक में है अपन उनको एग्जाम्पल की तरह यूज समझते हैं उसको। सपोज मान लो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे। मैट्रिक्स को पहले तो ये बात याद रखना, मैट्रिक्स को हम इस इन ब्रैकेट्स का यूज करके लिखते हैं। ये ब्रैकेट है, इन ब्रैकेट्स का यूज करके मैट्रिक्स को लिखते हैं। ओके, तो इसके लिए तो ये ब्रैकेट यूज करेंगे हम। जनरली आपकी जो बुक्स में होगा उसमें यही ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है ना। तो इसी ब्रैकेट पे अपन फोकस करते हैं। अब इसके अंदर हम जो भी वैल्यूज लिखते हैं उनको हम एलिमेंट्स बोलेंगे या स्केलर्स बोलेंगे। सपोज मान लो मैं यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ ए, और यहाँ पे मान लो लिख देता हूँ बी, यहाँ लिख देता हूँ सी, है ना। यहाँ एक इस लाइन में हॉरिजॉन्टल लाइन में सिर्फ 3 एलिमेंट लिख रहा हूँ। अब एक और नई हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, उसमें लिख रहा हूँ डी, इसमें एफ लिख लिया, इसमें एफ लिख लिया, ई एफ। ओके, तो आप देखें, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? तो आप देखो, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये जा रही है, ऐसे जाएगी। अगर मैं इसको एक लाइन खींच दूं पूरी, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई। हॉरिजॉन्टल है ना ये। ओके, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। तो इट मींस हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 2 है। इट मींस रोज कितने हो गए? 2 हो गए। तो इसको हम रोज को हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे 2 रोज हो गए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं वर्टिकल लाइंस कितनी है, जिसको हम कॉलम बोलते हैं। तो वर्टिकल लाइंस कितनी है? वर्टिकल ऊपर से नीचे आएंगी, है ना। तो एक ये वर्टिकल लाइन हो गई, दूसरी वर्टिकल लाइन ये हो गई, और तीसरी वर्टिकल लाइन ये हो गई। हो गए ना। इट मींस कितनी वर्टिकल लाइंस हो गई? 3 वर्टिकल लाइंस हो गई। 3 वर्टिकल लाइंस हो गई ना। और वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। इट मींस ये कितनी है? इसमें 2 रोज हैं एंड क्रॉस लगाते हैं हम। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जहां से हमको पता चलता है इसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। कितना है? 2 रोज और 3 क्या है? कॉलम्स है। इसमें हमें यहाँ से पता चल गया जाता है कि इसमें कितने वाई कितने का ये मैट्रिक्स है। ओके, तो आपको पता चल गया होगा रोज कैसे हम डिसाइड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। अगर मान लो आपको एक एग्जांपल दे दिया जाए, है ना। सपोज एक और दूसरा एग्जांपल लेता हूं। एक तो एक एग्जांपल हो गया, दूसरा वाला एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज इसमें अपन अभी इससे भी समझ रहे हैं कि रोज और कॉलम्स को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे, है ना। सपोज मान लो हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं 1, है ना। इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। सपोज मान लो 1 2 3, ये ले लिया 4, ये 5 ले लिया, और ये ले लिया 6। ओके, चलिए फिर से इसमें अपन देखते हैं कितने इसमें रोज हैं और किसमें कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, तो अपन रो का मतलब क्या पता हमें पता है। देखो, रोज मींस हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक तो ये जा रही है, एक ऐसे लाइन खींचेंगे तो दूसरी ये चली जाएगी, और तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये चली जाएगी। आप ये मत बोलना सर ऐसा हम बहुत सारी लाइन खींच सकते हैं। तो लाइन वही आपको लाइन खींचनी है जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हो ना। और ऐसा नहीं कि एक ही एलिमेंट्स पे वो 4-5 लाइन खींचती, नहीं। एक एलिमेंट पर कट गया ना वो लाइन्स, एलिमेंट्स कट गया ना उस लाइन से, तो वही आपकी एक रो और कहलाएंगे। तो कितनी रोज होंगी? यहाँ पे 3 रोज आ रही हैं आपकी, है ना, क्योंकि 3 लाइन खींची ना। तो कितनी हो गई? हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हो गई? 3। तो इट मींस 3 रोज हैं इसके अंदर। ओके, अब हमें देखना है कॉलम्स कितने हैं। चलिए अब कॉलम देखते हैं हम। इसको गायब कर देंगे। तो कॉलम के लिए हमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींचा, एक वर्टिकल लाइन ये गया,
और दूसरा वर्टिकल लाइन ये चला गया। तो कितने वर्टिकल लाइन्स आ गए इसके अंदर, 2 वर्टिकल लाइन्स आ गए। इट मीन्स ये हो गया 3x2 का एक मैट्रिक्स बन गया जिसके अंदर 3 रोज है। पहले जो आगे लिखा जाता है ना, ये जो आगे हम लिखते हैं ना, ये जो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये आपको शो करेगा नंबर ऑफ रोज। ये क्या शो करता है, नंबर ऑफ रोज। जैसे यहाँ पे 2 है, इस वाले मैट्रिक्स में हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है। ओके, और अगर इस मैट्रिक्स की बात करते हैं, अगर इनकी बात करते हैं तो ये क्या शो करेंगे, सेकंड वाला नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करता है, पहला वाला शो करता है नंबर ऑफ रोज को, है ना, और जो दूसरा वाला है वो शो करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। इट मीन्स ये पहला जो मैट्रिक्स है इसके अंदर 2 रोज हैं, देखो पहला और ये दूसरा, है ना, जैसे एक ये हो जाएगा और एक दूसरा ये हो जाएगा, और 3 कॉलम्स है, 1 2 और 3। इसके अंदर कितने हैं, 3 रोज आ गया। इट मीन्स 1 2 3, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 3 है, और 2 कॉलम है। इट मीन्स देखो वर्टिकल लाइन एक ऊपर से जा रही है, एक ये लाइन चले जाएगा और दूसरा लाइन ये चला जाएगा, है ना। तो ये कितने हो गए इसके अंदर, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 2 हो गए। ओके, अब देखो हमने एक चीज देखा कि हमने जो भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स था उसको किसी फॉर्मेट में लिखा है ना, उसको हमने क्या एक फॉर्मेट में लिखा हुआ है। जैसे मान लो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये 2x3 लिखा हमने यहाँ पे, और ये हमने लिखा 3x2, तो मन मर्जी तो लिख नहीं दिया होगा, है ना। तो ये 2x3 है या 3x2 है, इन पूरे को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम बोलते हैं ऑर्डर। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इससे हमको पता चल जाता है कि जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है। इट मीन्स उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे इसका 2x3 मैट्रिक्स हो गया, इसका जो है 3x2 हो गया, ये भी क्या है, ऑर्डर है ना। अब अगर एग्जाम में कोई पूछता है ऑर्डर क्या होता है तो आपको बताना है नंबर ऑफ रोज और क्रॉस नंबर ऑफ जो कॉलम्स होंगे वही क्या होता उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। समझ में आ गया होगा, है ना। चलो इसको जनरलाइज कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, जनरलाइज कर देते हैं। तो अपन मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स जनरलाइज करेंगे, तो इसको मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर है एक मैट्रिक्स है ऐसे, इस मैट्रिक्स के अंदर जो होंगे वो एलिमेंट्स कहलाएंगे। और मान ले सपोज कर लेते हैं इसमें m रोज हैं और क्रॉस करके n कॉलम्स है, इसके अंदर m रोज और n कॉलम्स हो गए। इसको हमने जनरलाइज कर दिया, ठीक है। m रोज हो गए, क्यों गायब हो रही है जी, m रोज और n कॉलम्स हो गए, ठीक है। अब आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे, क्या इसके अंदर ये जो लिखे हुए हैं A B C D E F, ये क्या है, ये सब एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये जितने भी इसके अंदर लिखे हुए हैं, ये A B C D E F, ये सभी जो भी वैल्यूज इसके अंदर लिखी हुई होती है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्स या फिर स्केलर्स। इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं उसको क्या, स्केलर्स भी कहते हैं। तो अब अपन आगे वापस डेफिनेशन पे देखें तो क्या लिखा था, एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स स्केलर्स। देखो ये एलिमेंट्स और स्केलर्स का अरेंजमेंट है इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो देखो ये रो हो गया था हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइंस क्या हो गई थी, कॉलम्स हो गए थे, 2x3 हो गया ना, ये ऑर्डर पता चल गया, हो गया। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे, इसके अंदर अगर एलिमेंट्स में पूछूं आपके को कि अगर इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, आप क्या करोगे, काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। इसका काउंट करो 1 2 3 4 5 6, में भी 6 एलिमेंट्स है। तो आप बता सकते हो अगर सपोज इसकी जगह, जैसे यहाँ पे तो आप एलिमेंट्स काउंट कर रहे हो, अगर मान लो इस एग्जाम्पल पे आते हैं, मैं बोलता हूँ m रोज है n कॉलम्स है, तो इस मैट्रिक्स में आप बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। इस मैट्रिक्स इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स नहीं लिखे हैं, तो आप काउंट क्या करोगे, जब मैंने लिखा ही नहीं है कि एलिमेंट्स को क्या आप काउंट कर लो 1 2 3 करके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करोगे। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है उसका, कि जो इसका ऑर्डर आ रहा है ना, जो इसका ऑर्डर आ रहा है उनका एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, ये जो क्रॉस है ना उसका मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, m n एलिमेंट्स हो जाएंगे, m इंटू n। कैसे हो जाएंगे, देखो आप देखो ये कितने एलिमेंट्स थे इसके अंदर, 6। ऑर्डर कितना था इसका 2x3, तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा ना, तो एलिमेंट 6 होगा इसका। जो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। अगेन इसको क्या देख लो, 3x2 था, इट मीन्स एलिमेंट कितने आएंगे, 6 आएंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 एलिमेंट आ रहे हैं, है ना। और एक चीज आप ध्यान रखना, तो वो समझ में आ गया ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है उन्हीं ऑर्डर में जो वैल्यूज हैं उनका मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाता है ना। चलिए इसके लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, उसके आप एलिमेंट्स फाइंड करेंगे कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान लो ये मैं मैट्रिक्स लेता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स बोल देता हूँ मैं आपको, डायरेक्ट एलिमेंट्स नहीं दे रहा हूँ, उसमें आपको सिर्फ मैट्रिक्स देता हूँ, या चलो एलिमेंट्स भी ले लेते हैं अपन, 1 A B C D E F G H I क्या कहता है J K L, ये दे दिया।
पहले तो ये देखो ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आप क्या करोगे, रोज देखोगे तो 1 2 3, इट मीन्स कितने रोज कितने हो गए इसके अंदर, 3 रोज हो गए, और क्रॉस का साइन लगाते हैं हम, और कॉलम कितने हो गए, तो ऊपर से काउंट नीचे तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 4 इसके कॉलम्स आ रहा है, 4 इसमें वर्टिकल लाइन्स आ रहा है। इट मीन्स अगर मैं ये फॉर्मूले का यूज करता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू mn वाला, तो m इंटू n वाला, तो 3 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। 3 इंटू 4 क्या आएगा, 12, तो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, 12 होने चाहिए। चलो काउंट करते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आ गया ना 12। तो यहाँ से जो वैल्यूज आ रही है 12, और जो वहाँ से वैल्यू आ रही है, दोनों क्या है, सेम है। तो ये हमने अपना जो फॉर्मूला था उसको कंफर्मेशन दे दी कि ये फॉर्मूला जो आता है m इंटू n, अगर इसका ऑर्डर है तो उसके अंदर एलिमेंट्स mn होते हैं, वो सही है। ठीक है, एक बात और याद रखना आपको, ये बात याद रखना कि पहले हम रोज को लिखते हैं, देन हम कॉलम को लिखते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ जो m होगा वो रो होंगे, और जो n होंगे वो कॉलम होंगे। तो हमेशा पहले आपको नंबर ऑफ रोज लिखने हैं, और देन आपको नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने हैं। आपकी मन मर्जी नहीं चलेगा कि आप सोचो कि मैं कॉलम पहले लिख दूं और रोज बाद में लिख दूं, या रोज पहले कॉलम। तो जो रूल सेट है कि आपको मैट्रिक्स को लिखना है किसके फॉर्म में, अगर ऐसे लिखना है तो m क्रॉस n लिखना है, तो m क्रॉस n ही लिखना पड़ेगा, जहाँ m होंगे नंबर ऑफ रोज, ओके, और जो n होगा वो नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। तो ये अपन ने सिर्फ अभी जो मैट्रिक्स है उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है कि मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है ना, एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। मैट्रिक्स क्या है, एक सिंपल सा अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का, फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, रो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, कॉलम वर्टिकल लाइंस होती हैं। ठीक है, इसके अंदर जो भी नंबर्स लिखे हों या क्वांटिटी लिखी हो, जो भी लिखी हो व्हाटएवर, उसको हम क्या बोलते हैं, उनके एलिमेंट्स कहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम एलिमेंट्स कहते हैं। ओके, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको रोज बोलते हैं, जो वर्टिकल होते हैं उसको हम कॉलम बोलते हैं। इसलिए ये जो मैट्रिक्स है उसको हमने, इसमें 2 रोज थे इसलिए हमने 2 लिख दिया, 3 कॉलम्स थे, देखो आप दिख रहे हैं आपको, तो 3 कॉलम्स लिख दिया। ये जो 2 क्रॉस 3 या यहाँ पे 3 क्रॉस 2 लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, और जो यहाँ पे मैंने इसको जनरलाइज कर दिया। क्लियर, चलो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। इन्हीं जो अपन ने जो पढ़ा है, जो भी अपन ने टॉपिक्स डिस्कस कर लिए, उन टॉपिक्स पे अपन एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसमें आपको बोल देता हूँ कि भैया आप कंस्ट्रक्ट करो, एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, आपको 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स बनाना है। 3 क्रॉस 4, इट मीन्स क्या समझ में आया आपको, जैसे मैंने बोला 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि ये सर ने 3 पहले बोला है, इट मीन्स ये रोज हो गए। तो कितने रोज हो जाएंगे इसके अंदर, 3 रोज हो जाएंगे। और बाद में 4 बोला है, इट मीन्स कितने कॉलम्स हो जाएंगे इसके अंदर, 4 कॉलम्स हो जाएंगे। ये 4 नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे। ये हमको समझ में आ गया। चलिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ब्रैकेट जो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर हो गया है ना, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन खींच लेंगे, है ना, वो भी क्लोज। अब 3 रोज चाहिए, तो एक यहाँ चला जाएगा, दूसरा यहाँ चला जाएगा, तीसरा यहाँ चला जाएगा, और 4 कॉलम, तो 1 2 3 4 कॉलम। तो हम उसको इस टाइप से कुछ कर लेते हैं। इसके अंदर एलिमेंट्स के बारे में हमें कोई रिलेशन अभी दिया नहीं है, बाद में अपन देखेंगे एलिमेंट्स के लिए भी रिलेशन होता है, बट अभी कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हम कुछ भी लिख लेते हैं। सपोज मान लो ABCD लिख लेते हैं ना, अल्फाबेट लिख लेते हैं। तो क्या बोला ना, ए कुछ भी अपन मन से लिख रहा है ना, ये अभी अपन मन से लिख रहे हैं, बट बाद में रिलेशन दे दिया जाएगा, गिवन होगा ABCD। तो कितना लिखना है आपको, 4 कॉलम लिखना है, याद रखना 4 कॉलम्स। तो देखो 1 2 3 4, 4 कॉलम्स और 3 रोज, तो EFGHIJKL। तो ये हो गया ना आपका ऑर्डर से कितना आ गया, 3 रोज आ गए। देखो ये R1 हो गया, फर्स्ट रो हो गई, ये आपका सेकंड रो हो गया, और ये आपका क्या हो गया, थर्ड रो हो गया। 3 रोज हो गए। चलो कॉलम्स देखते हैं। तो ये आपका कॉलम 1, ये आपका हो गया कॉलम 2, ये हो गया आपका कॉलम 3, और ये हो गया आपका कॉलम नंबर 4। तो ये 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स बन गया। समझ में आया। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया, ये ऑर्डर कहलाता है, इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं ABCDEFGHIJKL, ये सब एलिमेंट्स हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइंस रोज कहलाती हैं, वर्टिकल लाइंस कॉलम कहलाती हैं। ओके, सिंपल। चलिए अब अपन को क्या, इसमें एलिमेंट्स अभी हमने अपने मन से लिखे थे, है ना, बट अब कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको एलिमेंट्स बताने होंगे, एलिमेंट्स के लिए उन्होंने रिलेशन दे रखा होगा, है ना, तो वो क्वेश्चन अपन करते हैं। चलिए सबसे पहले अपन वही क्वेश्चन करते हैं जो इस टाइप के उन्होंने क्वेश्चन दिए होंगे। वेट, क्वेश्चन देख लूँ, या एक काम करता हूँ, अपने मन से लेते हैं कोई क्वेश्चन, अपने मन से कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, है ना। तो चलिए एक पहला नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर, इसमें लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ
कितने वाले लें, ऑर्डर क्या लेना है उसका, एक काम करते हैं सिंपल लेते हैं ना, अभी लेते हैं अपन 2x3, बहुत इजी छोटा सा लेते हैं अपन। कंस्ट्रक्ट अ 2x3 मैट्रिक्स, एक 2x3 का मैट्रिक्स बनाना है और जो उसके एलिमेंट्स का जो रिलेशन है वो ये दे रखा है ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे अपॉन टू, ओके सिंपल सा ये आपको दे रखा हुआ है। अब फिर कंफ्यूज सर ए आई जे क्या होता है, तो आपने बताया नहीं है ना, ए आई जे नहीं बताया, चलो पहले उसको समझ लेते हैं कि ए आई जे क्या हुआ। ये याद रखना, आई जो है वो नंबर ऑफ रो, मतलब रो के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जे जो होता है कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। कैसे देख लेते हैं यहाँ पे, सपोज एक अपने पास एक मैट्रिक्स बनाते हैं, सिंपल सा बनाते हैं ए बी सी डी, ये 2x2 का एक मैट्रिक्स बना लिया मैंने, 2x2 का। चलिए ये जो एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है वो देखो फर्स्ट रो में आ रहा है, R1 में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। तो ए के लिए क्या है, वो R1 मतलब रो फर्स्ट में आ रहा है और कॉलम भी फर्स्ट में आ रहा है ना। तो ये जो एलिमेंट है उसके लिए हम लिखेंगे कि वो ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो वेव R1 में आ रहा है और कॉलम 1 में आ रहा है, ओके। और अगर हम बी की बात करते हैं तो बी तो रो में तो रो तो फर्स्ट है उसके लिए, बट कॉलम कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। तो जो बी एलिमेंट है वो R1 मतलब रो तो फर्स्ट है उसके लिए, बट जो कॉलम है वो सेकंड हो गया, देखो यहाँ दिख रहा है सेकंड कॉलम, ओके। सी में आते हैं, तो सी में क्या हो जाएगा, अपना रो चेंज हो जाएगा तो R2 हो जाएगा और कॉलम क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकंड रो और कॉलम क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अगर डी की बात करते हैं तो रो तो सेकंड है और कॉलम भी क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो डी इक्वल टू क्या हो गया, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, है ना। तो ये देखो आपको क्लियर समझ में आ रहा है इसमें कि जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबका अलग अलग मतलब अलग अलग प्लेस है उनका, कि फर्स्ट रो में आएगा, फर्स्ट कॉलम में आएगा, या फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आ रहा है, या सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, या सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम उनकी वैल्यू वहाँ पे पुट करते हैं। तो वैसे ही हमको ए आई जे दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि आई जो है वो कॉलम को रो को रिप्रेजेंट करेगा और जे जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। अब इसका यूज करके अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो कैसे करेंगे वो अपन देखते हैं। ओके चलो, हमको ये दे रखा है 2x3 का मैट्रिक्स बनाना है। कितने x3 का, 2x3, ओके। इट मीन्स क्या हुआ, दो रो होंगे इसके अंदर, नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, 2 होंगे, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे इसके अंदर, 3 होंगे, ओके। चलिए हम एक जनरल उसका मैट्रिक्स बना लेते हैं। दो रोज चाहिए हमको, तो हम उसके एलिमेंट्स जो हैं, उनके जो एलिमेंट्स होंगे उसके नाम लिख लेते हैं A11। इट मीन्स क्या हुआ, A11 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। कितने कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, A11 A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये जो 1 है वो रो के लिए हो गया और जो 2 है वो कॉलम के लिए हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। और एक तीसरा आ जाएगा A13 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट है जो कि फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। यहाँ से थर्ड कॉलम आ जाएगा और इधर से फर्स्ट रो आ जाएगा, ओके। रो क्या आ गया, अब A14 नहीं आएगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बट ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, A14 का मतलब है फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम, बट कॉलम तो हमको 3 दे रखे हैं, तो फोर्थ कॉलम तो आ नहीं सकता, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। इट मीन्स हम मैट्रिक्स को यहीं पे क्लोज कर देते हैं। अब एक तो फर्स्ट रो हो गया, अब सेकंड 2 रो दे रखा है, इसलिए सेकंड रो की भी बात करेंगे हम। तो ये हो जाएगा एलिमेंट इन सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ऊपर से फर्स्ट कॉलम कहलाएगा, नीचे से यहाँ पे सेकंड रो हो गया। और यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, सेकंड रो है, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम। और यहाँ पर हम जो एलिमेंट रखेंगे वो क्या होगा, ये रो अपना सेकंड है तो रो हो गया सेकंड और एक कॉलम हो गया थर्ड, तो ये हो गया सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ओके। अब इनकी वैल्यूज को मैं रिप्लेस करना है, ये A11 को, A12 को, A13 को, इनको रिप्लेस करना है किससे, AI j इक्वल टू I प्लस J अपॉन 2 से, ओके। यहाँ पे जो I है वो पहली वैल्यूज होगी और जो J है वो सेकंड वैल्यू होगी। तो इसका यूज करके हमको जो दे रखा है, गिवन करके हम लिख देते हैं, गिवन करके हमको क्या दे रखा है, AI j इक्वल्स टू I प्लस J अपॉन 2। इसका यूज करके हम पहले A11 निकालेंगे, तो A11, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 मतलब पहला रो और पहला कॉलम, तो I मतलब है ith रो, J मतलब है jth रो, है ना, जैसे सेकंड रो थर्ड कॉलम इस टाइप का। तो I की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, सर हम कंपेयर करेंगे तो I की वैल्यू यहाँ पे 1 हो रही है और J की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो I की वैल्यू 1 हो गया, J की वैल्यू 1 हो गया, इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो गया 1, I की वैल्यू 1 हो गया, J की वैल्यू 1 हो गया, 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 अपॉन 2 1। इट मीन्स A11 को हमें रिप्लेस कर देना है 1 से, ठीक है। ऐसे ही अदर एलिमेंट्स की वैल्यूज भी निकाल लेंगे। A11 हो गया,
A12 इक्वल्स टू, अब A12 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का मैट्रिक्स, तो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का मैट्रिक्स, तो I को इससे कंपेयर करेंगे Aij को A12 से, तो I इक्वल टू आ गया 1 और J इक्वल टू आ गया 2 हमारे पास आ गया ना। यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, I की हम क्या रख देंगे 1 रख देंगे, प्लस J की जगह हम क्या रख देंगे 2 रख देंगे और ये 2 है, ये फॉर्मूला में दिया हुआ था है ना, इसलिए एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई ये फॉर्मूला में दे रखा था। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2। ये हमने क्या निकाल लिया, A11 निकाल लिया, ये निकाल लिया हमने A12। अब ऐसे ही जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स को हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। A11 निकाल लिया, A12 निकाल लिया है ना। अब हम निकालेंगे A13, तो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। 1 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो A13 को हम यहाँ पुट करेंगे, I की जगह 1, J की जगह 3, तो कितना आ जाएगा 4/2, दैट इज इक्वल टू 2। ऐसे ही A13, अब A14 नहीं निकालना हमको, देखो A14 नहीं निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर A14 निकालते इट मीन्स फोर्थ कॉलम, बट कॉलम तो दे नहीं रखे हमको है ना, जो ऑर्डर है उसमें 2x3 तो है, तो फोर्थ कॉलम तो है ही इसके अंदर। तो हम क्या निकालेंगे, अब A21 निकालेंगे, तो A21 इक्वल टू कितना आएगा, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे I प्लस J में, तो कितना आ जाएगा 3, 2 + 1 3/2। ओके, और अब क्या निकालेंगे, A21 हो गया, A22 इक्वल्स टू, यहाँ पे I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, 2 + 2 4, 4/2 2। ओके, और A23 इक्वल्स टू 2 + 3 कितना आएगा 5/2। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। अब हम इन एलिमेंट्स को इसकी जगह पुट कर देंगे, तो हमको क्या फाइनल आंसर मिल जाए है ना। इसमें हटा देता हूँ यहाँ से, बस हमको क्या करना है, एलिमेंट्स की जो वैल्यू है उसकी पोजीशन पे, जिस एलिमेंट्स की जहाँ पोजीशन थी वहाँ पे उनकी वैल्यू पुट कर देंगे और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर लिख रहा हूँ मैं, दिस एम्प्लाइज जो मैट्रिक्स हमारा बनेगा वो कैसे बनेगा। A11 की वैल्यू क्या थी 1 थी, तो वैल्यू रख देंगे यहाँ 1। A12 की वैल्यू क्या थी 3/2 था, इसलिए हमने यहाँ वैल्यू रख दिया 3/2। A13 का वैल्यू कितना था 2 था, इसको हमने रख दिया 2। A21 का वैल्यू कितना था 3/2 था, तो ये हमने A21 की जगह रख दिया। A22 की वैल्यू कितना था 2 था, इसलिए हमने A22 की जगह रख दिया। अब A23 की वैल्यू कितना था 5/2 था, इसलिए हमने इसको 5/2 यहाँ रख दिया। और ये हमारा बन गया मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का, 2x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनकर तैयार हो गया, जिसकी जो भी एलिमेंट्स है वो इस रूल्स को फॉलो कर रहे थे है ना। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में या आपकी जो नोटबुक है उसमें मिलेंगे, एग्जाम में भी आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपको है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो अपन बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं ना, सब कुछ बेसिक चल रहा है अभी, कोई भी एकदम हाई नहीं गया, हो सकता है आपने ये 10th क्लास में पढ़ाई हुई है, 10th में भी थे 11th में भी थे, तो ये सिंपल सा चल रहा है, इसमें कोई ज़्यादा टफ इसमें क्वेश्चन अभी आए नहीं है ना। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपको करने हो तो आप कर लेना, मैं कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो लिख देता हूँ मैं आपको यहाँ, सपोज मान लो एक कंस्ट्रक्ट करना है, एक मैट्रिक्स 2x2 का बनाना है ना, क्वेश्चन नहीं मान लो, सेकंड क्वेश्चन आप करना, इसको ट्राई करना, फिर आगे वीडियो देखना ना। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 2x2, 2x2 का कोई मैट्रिक्स बनाना है, और Aij का जो रिलेशन है, Aij जो है एलिमेंट, जो वैल्यू निकालोगे आप एलिमेंट की, वो निकालना 2i + j होल स्क्वायर अपॉन 2 है ना। तो ये निकालोगे आप सिंपल सा, 2x2 इट मीन्स 2 रो है इसके अंदर और 2 ही क्या है इसके अंदर कॉलम्स है, उसमें से आप यूज़ करके उसे निकालना है, ठीक है ना। चलो अब अगला जो टॉपिक है उसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है ना। एक्चुअल में आपका मैट्रिक्स का जो अलजेब्रा पढ़ते हैं उसके अंदर आता है, बट इसके क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, इसलिए अपन इसको यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। क्या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, बहुत ईजी टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, सपोज दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स है इसको हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, सपोज मैट्रिक्स मान लेते हैं ए, सिंपल सा लेते हैं A B C D E F, मान लो ये वैल्यू ले लेते हैं है ना। और दूसरा मैट्रिक्स मान लो, दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं, उस मैट्रिक्स को भी हम ऐसे लिख लेते हैं, क्या लिख लें इसको हम X Y Z और T, ये तो एक मैट्रिक्स है, एक कंडीशन हमने ये वाली ले ली, इन मैट्रिक्स को इक्वल करना है। दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं हम, सपोज मान लो एक मैट्रिक्स ले लिया हमने 1 X 2 3 है ना, और दूसरा मैट्रिक्स ले लिया हमने यहाँ पे, सपोज इसको हमने ले लिया 1 -5 2 3। अब हमको ये चेक करना है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स की इक्वलिटी चेक करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशन को मैं इन दो एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमको दो मैट्रिक्स को इक्वल प्रूफ करना है, या हम चेक कर रहे हैं कि वो मैट्रिक्स वेदर द गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल और नॉट, तो पहले हमें उनको चेक करना पड़ेगा ऑर्डर। क्या करना पड़ेगा, चेक ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स का आप ऑर्डर चेक करो, चेक ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स
दोनों मैट्रिक्स का आप क्या करेंगे, ऑर्डर को चेक करेंगे। चलिए करते हैं इस एग्जांपल। तो इस एग्जांपल ऑर्डर हम चेक करना सीख ही चुके हैं, कैसे चेक करते हैं, इसमें रोज देखेंगे और कॉलम देखेंगे। तो रोज कितनी है, इसमें 3 रोज आ रही हैं, सॉरी 1 2 2 रो आ रही हैं, और कॉलम्स कितने आ रहे हैं इसमें, 1 2 3 3 कॉलम्स आ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या, इसका ऑर्डर क्या हुआ, पहले रो को लिखते हैं तो 2 क्रॉस 3, और इसमें देखते हैं सेकंड मैट्रिक्स में, इसमें रोज कितनी है 1 2 2 रोज आ रहे हैं, 2 रोज हैं तो 2 क्रॉस, कॉलम्स कितने हैं 1 2, इसमें कॉलम कितने आ रहे हैं 2, तो 2 क्रॉस 2 है ना। तो आप देखो क्या बोला था ना, चेक ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स, तो हमने चेक करा भैया इसका 2 क्रॉस 3 आ रहा है, इसका 2 क्रॉस 2 आ रहा है। आप क्या करें, तो अगर हमने दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक कर लिया तो जो इनका ऑर्डर होना चाहिए वो शुड बी सेम होना चाहिए, शुड बी सेम, दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो ये सेम है क्या, इसका 2 क्रॉस 3 इसका 2 क्रॉस 2 है, नहीं है, इट मीन्स हम इन मैट्रिक्स को इक्वलिटी मैट्रिक्स में ले ही नहीं सकते, दोनों मैट्रिक्स को हम चेक करें ही नहीं सकते कि इक्वल है या नहीं है, इट मीन्स ये अनइक्वल होंगे, सिंपल सी बात है, ये दोनों मैट्रिक्स कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। एक तो ये हो गई कंडीशन किस पे, उनके ऑर्डर पे। चलिए ठीक है, अब दूसरा सपोज मान लेते हैं दो मैट्रिक्स है जिसके जो एकदम उनके जो ऑर्डर है वो सेम है, तो फिर वो क्या हर ऑर्डर का जो भी मैट्रिक्स होंगे वो सेम होंगे क्या, तो नहीं, तो उसके लिए भी कंडीशन है क्या, सेकंड है द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस, जो दो मैट्रिसेस होंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब इसका मतलब क्या होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, इसको भी अपन समझेंगे, ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल या सेम, आर इक्वल, दोनों जो करस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, पहले तो इसको समझते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब होता है सेम पोजीशन पे, जैसे सपोज मान लो 1 को लेते हैं, यहाँ पे इस मैट्रिक्स में हम 1 ले लेते हैं, तो 1 कौन से रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, ये जो है इसके लिए रो फर्स्ट है, और कॉलम क्या है इसके लिए फर्स्ट है। तो इस एलिमेंट को हम दूसरे मैट्रिक्स में आते हैं तो ये कौन सी पोजीशन पे था, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे था, तो दूसरे पोजीशन का जो एलिमेंट होगा वो भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में अगर होगा तो हम तभी उसकी कंपेयर कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट की दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की से कंपेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि सपोज यहाँ पे मैं गायब कर दूँ, सपोज मान लो यहाँ पे 1 मिल जाता है, अगर आपको यहाँ पे 1 दिख गया तो आप इस 1 को इस 1 से कंपेयर करेंगे, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उन्हीं को कंपेयर करेंगे, आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से उनको ही कंपेयर करेंगे, है ना। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मैट्रिक्स एलिमेंट को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के मैट्रिक्स को फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के मैट्रिक्स से कंपेयर करेंगे। तो ये दो कंडीशंस हो गई अपनी दो मैट्रिक्स को इक्वल प्रूफ करने के लिए, या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। सिंपल था ना, तो कुछ साइनिंग ऑर्डर चेक करना है, उसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करना है, ठीक है। उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट अपन जल्दी से। चलिए तो पहला क्वेश्चन देता हूँ, मैं ले लेता हूँ, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स if 1 2 5 7 equal to 1 2 5 x। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अभी समझा रहा हूँ उसको, जिन लोगों ने पढ़ा हो सुना क्या सर क्या पढ़ा रहा है, इतना सिंपल क्वेश्चन है ना। तो फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ 1 2 5 7 इक्वल टू 1 2 5 x। इट मीन्स क्या है, इन्होंने पहले ही गिवन दे रखा है कि ये दो मैट्रिक्स जो है ना पहले से गिवन दे दिया हमको, इनके बीच में क्या लगा, इक्वल लगा है, इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में क्या लगा है, इक्वल लगा है। इट मीन्स हमको गिवन है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है ना। इक्वल के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ा था कि इनको ऑर्डर सेम होने चाहिए। चलो ये चेक करते हैं, दो कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। इसका भी चेक करते हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, मतलब इसका ऑर्डर जो वो तो ये सेम है, 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स बन रहा है और 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स बन रहा है। एक कंडीशन तो ट्रू हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 आ रहा है। यहाँ पे 2 आ रहा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और यहाँ पे भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या आ रहा है, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आ रहा है 5। ओके, इट मीन्स ये जो 7 है, जो कौन से रो आ रहा है, सेकंड रो में आ रहा है और
सेकंड कॉलम में आ रहा है और यहाँ पे जो x है वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है, इट मीन्स ये भी दोनों इक्वल होंगे, तो इसका आंसर फाइनल किया जाएगा, दिस एम्प्लाइज x इक्वल टू 7। ये आपका सॉल्यूशन भी हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आपकी नोटबुक में देखने को मिलेंगे, है ना। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए एक और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, इससे और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन मान लेते हैं, हमें दे रखा है इफ 2x + 1 और यहाँ पे दिया 5x और यहाँ पे दिया 0 और यहाँ पे दिया y² + 1। तो ये कितने का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का ना, एक रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। अगर ये वाला मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से इक्वल है और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स दे रखे हैं पहले x + 3 10 0 26, ये आपको दे रखे हैं। तो आपको बोल रहा है कि वैल्यू फाइंड करो x + y की, x + y, x y कहाँ में y है, हाँ ठीक है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ x + y। आपको इस क्वेश्चन में x + y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आ रहा है आपको ये बात ट्राई करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर अपन जल्दी से। तो देखो हमने क्या बोला था कि दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं अगर उनके ऑर्डर सेम होता है। तो इसमें दिख रहा है आपको 2 रो दिख रहे हैं और 2 कॉलम दिख रहे हैं, इसमें आपको 2 रो 2 कॉलम दिख रहे हैं, क्लियर है, इट मीन्स ये इक्वल हो सकता है। अब दूसरा कंडीशन क्या था, अगर उनके ऑर्डर सेम होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। इट मीन्स ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो इस दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो हम इक्वल कर देते हैं। तो ये हो गया 2x + 1 इक्वल टू x + 3। तो यहाँ से क्या निकला है, इसको x को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे जाएगा 2x - x हो जाएगा x, और इस 1 को इधर भेज देंगे साइड में तो जाएगा 3 - 1 2। तो यहाँ से x की वैल्यू निकला है 2। चलो पहले वो कर दिया। अब इसको देखें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है, इसमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है, 10 है। तो इसको कंपेयर करें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए ना। देखो 5x = 10, तो यहाँ से भी x = कितना निकला है, 2 निकला है। दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, एक ही वेरिएबल की एक ही मैट्रिक्स में एक ही वैल्यू होगी, याद रखना। x की वैल्यू अगर 2 आ रहा है तो 2 ही आएगा, 3 या 4 नहीं आएगा। ओके, अब देखो यहाँ तो 0 ही, तो डायरेक्ट ही आपको दिख रहा है 0 के इक्वल है, तो डायरेक्ट ही आपको दिख रहा है। अब अगला कौन सा बचा, ये वाला बचा y² + 1 और यहाँ पे बचा 26। तो इसको भी हम इक्वल कर देंगे। क्या कर दिया हमने, y² + 1 इक्वल टू 26 कर दिया। तो y² इक्वल टू, ये 1 को साइड जाएंगे तो ये आएगा 25 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा 25। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो y इक्वल की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक +5 आ जाएगा, एक -5 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएंगी, अंडर लेंगे ना 25 का, तो आता है +-5। तो y की वैल्यूज भी 2 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, है ना। आप बोलोगे कि सर वो तो एक ही वैल्यू होती है, y की वैल्यू एक ही वैल्यू होनी चाहिए, आपको अभी बोला था 2 वैल्यूज नहीं होती है ना। लेकिन मेरा स्क्वायर था, ये क्या था, स्क्वायर था, इसलिए अगर हम स्क्वायर का किसी चीज़ का अंडर लेते हैं तो +- दोनों आता है, इसलिए 2 वैल्यूज आ रही है। ओके, हमको पूछा क्या था, x + y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। x की वैल्यू तो 2 ही आ रही है, y की वैल्यू अगर +5 लेते हैं, अगर हम x तो 2 आ रहा था और y इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, +5 ले लेते हैं, तो जो हमारा आंसर आएगा x + y का वो इक्वल टू हो जाएगा 7, y + x होता है ना, 5 + 2 हो जाएगा। और दूसरा अगर हम x = 2 लेते हैं और y = 2 ले लेते हैं -5, तो x + y की जो वैल्यू आ जाएगी y -3। तो ये 2 आंसर हो गए। सिंपल क्वेश्चन है ना, कोई ज़्यादा टफ इसमें है नहीं, है ना। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन करा है अपन ने, बहुत सिंपल से, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, इसमें कोई ज़्यादा टफ इसमें आपको दिखा नहीं होगा, है ना। चलिए फिर अपन अगले टॉपिक पे आते हैं। अब अगला टॉपिक जो है वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और थोड़ा सा लैंग्वेज टाइप का है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अगला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये पूरा कंसेप्ट चलो है, इसको मैं जल्दी से फटाफट आपको समझा देता हूँ टाइप ऑफ मैट्रिक्स में, ठीक है ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स क्या होगा, जो रो के फॉर्म में हो, है ना। रो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज जो होते हैं, रो मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे, आ रहा ना। नंबर ऑफ रोज जो होंगे जिसको हम जनरली m क्रॉस n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ रोज किसमें आएंगे, इसमें 1 हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ A11 A12, है ना, वैल्यू उसकी पोजीशन भी लिखते जा रहा हूँ साथ साथ, A13 A14 डॉट डॉट डॉट। इस टाइप का जो मैट्रिक्स होगा वो रो मैट्रिक्स कहलाता है, जिसमें एक ही रो होता है ना, उल्टा थोड़ा। दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, जब रो मैट्रिक्स पता चला जिसमें एक ही रो होता है, तो इट मीन्स कॉलम मैट्रिक्स भी क्या होगा, जिसमें एक ही कॉलम होगा,
इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, एक होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स n इक्वल टू 1, है ना। इसी इन्हीं एलिमेंट से यूज कर लेते हैं। मान लो नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है, इसका मतलब क्या है कि वो एक ही कॉलम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे A11 A12 A13 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें आपको समझ में आ रहा है कि कितने इसके अंदर एक ही कॉलम है ना। जैसे इसके अंदर कितना था, एक ही रो था, तो उसको हम लिखेंगे ऑर्डर क्या लिखेंगे इसका, 1 क्रॉस कॉलम मान लेते हैं, इसमें m था। इसके अंदर क्या है, रोज तो m है बट जो कॉलम है वो एक ही है, तो इसलिए m क्रॉस 1। ओके, तो ये थोड़ा सा याद रखना कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। ओके, तीसरा आया था हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तीसरा क्या आया था, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं। हाँ, एक चीज याद रखना, ये रो मैट्रिक्स होता है वो कैसा बन रहा है, देखो हॉरिजॉन्टल बन रहा है, और जो कॉलम मैट्रिक्स वो कैसा बन रहा है, वर्टिकल बन रहा है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। और ये कैसा बन रहा है, वर्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है ना, इसलिए इसको वर्टिकल मैट्रिक्स भी कहते हैं। याद रखना, रो मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। अब तीसरा आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। थर्ड जो आता है वो आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। थर्ड क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, जिसमें नंबर ऑफ रोज जो होते हैं, मतलब m जो है, नंबर ऑफ रोज मींस m, वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होता है, m डज नॉट इक्वल टू n। जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों है, क्योंकि देखो इसके अंदर रोज कितने हैं, 2 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं इसके अंदर, 3, 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो जब भी m n के इक्वल नहीं होता है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होता है, then that matrix is known as rectangular matrix। ओके, चलो भैया नहीं होता मान लिया, अब अगर होता होगा तो उसको हम बोलते थे स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ अपना जो टाइप है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं वो इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉलम्स के। नंबर ऑफ रोज यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है, रोज है, और n क्या है, कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज जो होता है नंबर ऑफ कॉलम्स से क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ देता हूँ मैं, 2 क्रॉस 2 का देता हूँ। जैसे मान लो A11 एक एलिमेंट हो गया, A12 यहाँ पर जाएगा A21 और ये A22। तो इसके अंदर देखो 2 रो आ रहा है, 2 कॉलम आ रहा है, तो इस टाइप का मैट्रिक्स कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी वो अदर मैट्रिक्स बन पाएगा। ठीक है ना। जैसे उसके लिए नाम लेता हूँ, पहला ले लेता हूँ बस, पहला उसको ले लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसको मैंने ए से लिखा है ना, उनको मैं नंबरिंग कर रहा था, इसको मैंने ए लिखा है। ए मीन्स ये जो भी मैट्रिक्स लिखूंगा मैं, सारे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे ही होंगे, कंडीशन है। तो पहला लेते हैं अपन डायगोनल मैट्रिक्स। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो होंगे और अदर जो एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। ओके, तो डायगोनल मैट्रिक्स का क्या देखा अपन ने कि डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो तो जीरो होंगे और जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो जीरो नहीं होंगे। अब ठीक है, समझ में आ गया, सब बोल दिया आपने, ज्ञान दे दिया, अच्छी बात है। लेकिन डायगोनल तो बताओ, डायगोनल क्या होता है ना, ये नहीं आया ना समझ में। तो देखो स्क्वायर बनाते पहले अपन, सफर समझते हैं। ये स्क्वायर मान लो, तो स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल ऐसा होता है कि नहीं होता है, ऐसा नहीं, मतलब ये सा होता है कि नहीं होता है, वही वाली बात यहाँ पे आ जानी है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हम सिंपल सा क्या करेंगे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे मान लो यहाँ पे बना दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स बना दिया हमने ना, स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहे हैं, उसका ऑर्डर मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर होना चाहिए, देखो याद रखना। अगर कोई आपको एग्जाम में पूछता है कि इज डायगोनल मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है क्या, तो आप बोलोगे नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। अब क्या बोलना पड़ेगा, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही होगा, है ना। सारे स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल हो ऐसा जरूर नहीं है, बट डायगोनल मैट्रिक्स है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ही होगा, है ना। क्यों होगा वो भी अपन समझेंगे। तो ये मान लो सब 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बना लिया हमने। तो इसमें हमने क्या बोला, डायगोनल जो एलिमेंट होंगे, जैसे A11, फिर यहाँ 0 होंगी, फिर यहाँ 0 होगा, फिर यहाँ 0 होगा, तो यहाँ पे A22, और यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ 0 होगा, और यहाँ पे आएगा A33। तो ये जो एलिमेंट्स आएंगे अपने पास, कौन कौन से एलिमेंट्स, ये वाले, ये जो एलिमेंट्स हैं ये कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, जो डायगोनल्स फॉर्म करते हैं। तो क्या फॉर्म करते हैं, डायगोनल्स की तरह बनते हैं। देखो डायगोनल बन गया ये। इन मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप का जो मैट्रिक्स है उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आया।
अब भैया ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्यों नहीं होते हैं, तो बना के देख लेते हैं अपन। देखो अब यार 3 है, 3 क्रॉस 4 का ले लेते हैं मान लो, है ना। तो A11 और सब कुछ 0 कर देता है ना, और सब कुछ 0, A11 0 0 0, ओके 0। अब यहाँ पे क्या बताओ, इसको A22 कर दूँ, 0 0 0 0, A33 0। अब ये देखो इसमें डायगोनल का मान रहा है, ये डायगोनल है, ये तो ना डायगोनल कराएगा। डायगोनल का मतलब क्या होता है, डायगोनल मतलब होता है टॉप पॉइंट और यहाँ का बॉटम पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट तो छूट गया ना, ये वाला पॉइंट जो वो छूट रहा है, ये वाला जो एलिमेंट है वो तो छूट गया ना। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था इसलिए इसमें छूट रहा था, बट ये अपना क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स था इसलिए इसमें नहीं छूट रहा था। तो आपको याद रखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बन पाएगा। ठीक है ना, रेक्टेंगल में डायगोनल खिंच जाता है। आप अगर बोलो कहीं कंसेप्ट वाला लाओ कि सर रेक्टेंगल में डायगोनल तो खिंच जाता है, रेक्टेंगल में डायगोनल हो जाता है, बट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बन सकता। ओके, तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं, है ना। और जो भी टाइप्स हैं इसके आगे के, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थोड़ा वीडियो भी ज़्यादा हो गया, ज़्यादा डिटेल में समझा दिया और धीरे धीरे समझाया, समझ में आ गया वो होपफुली। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स इतना पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। इसके बाद की जो भी अपने टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं और फिर अपना जो अलजेब्रा है मैट्रिक्स का, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हाँ, अगर समझ में आ रहा हो, आपको अच्छे समझ में आ रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।